ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल kinetic energy, it means that kinetic energy is concerned with rotation. Simply the topic defines, the name of the topic defines itself. Rotational kinetic energy. If a body is spinning about an axis, if the body is spinning about an axis with constant angular velocity omega, each point of the body is moving in a circular path. तो each point जो है body का वो एक circular path में move कर रहा होगा and therefore has some kinetic energy. So it means that due to the motion it would have any kind of kinetic energy. To determine the total kinetic energy of the spinning body, अब स्पिनिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी को आप डिफाइन करने के लिए वो हैव टू कंपोज ऑफ टिनी पीसेस. तो इस बॉडी की जो आपको पार्ट्स लेने वो आपको टिनी पीसेस में डिफाइन करना पड़ेगा. ये जो बॉडी आपके पास है वो टिनी पीसेस में. So in the last, if you going to whole up sum of all the values, the rotational kinetic energy of the whole body is the sum of kinetic energies of all the parts. So आप डिफाइन कर देंगे सर, आपके पार्ट एक बॉडी को आपने डिफाइन कर दिए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो उस इंडिविजुअल पार्ट की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उन सारों को सम अप करके एक टोटल काइनेटिक एनर्जी की तरह आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के पास आपको जिसका फार्मूला आएगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर है, विच इज इक्वल टू लीनियर, जैसे लीनियर में होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, एंड वी नो वेरी वेल दैट एम आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इन द एंगुलर सीरीज, एंड ओमेगा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर इन द लीनियर वेलोसिटीज. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड हुप इज डिफाइंड एज, कि आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये पूछा जा सकता है आपसे कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आपने एक हुप रखा है, वी आर गोइंग टू हैव अ हुप एंड द अदर वन इज डिस्क, आपके पास दूसरी डिस्क है, तो इसमें से आपके पास कौन सी चीज है जो वो पहले नीचे फ्लो कर देगी, नीचे उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो. सो वेलोसिटी ऑफ डिस्क अगर पहले हम फाइंड आउट करें, जो आपके पास टोटल में लास्ट में जो स्मैम आपके पास आएगा उसका फ्रेज वो v इज इक्वल टू 4/3 GH. और इसी तरह वेलोसिटी ऑफ हुप के लिए जो आपके पास आएगा इट इज वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ डिस्क है. एंड द अदर वन इज फॉर वेलोसिटी ऑफ हुप, एंड फॉर हुप it would become v is equal to √GH. So from the relations we're going to have find that कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो डिस्क की वो ज्यादा है और आपके पास वो जल्दी मूव आउट कर जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज इट वुड हैव लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम है. ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप में कौन सी चीज जो है इज अ डिस्क एंड हुप विच वुड कवर द डिस्टेंस फर्स्ट. आपकी डिस्टेंस, क्योंकि वो चीज उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो डिस्टेंस पहले कवर करेगा. तो इस तरह क्वेश्चन आपसे हिल आप मतलब कि चेंज करके आपसे पूछे जा सकते हैं. सो डिस्क वुड हैव greater velocity. Okay, artificial satellites. Now the next topic is artificial satellites. Satellites are the objects that orbit around the earth. वो objects होते हैं जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. The topic is artificial satellite. ये थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इसमें इतनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं है. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो कि ऑर्बिट करते हैं अर्थ को. ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. व्हेन अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कल, जब आपका एक सैटेलाइट एक सर्कल में मूव करता है, सो इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो a इज इक्वल टू v²/r है, जैसे कि पहले आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में बताया भी गया. सो a इज इक्वल टू v²/r. सो इट वुड बिकम g इज इक्वल टू v²r फॉर द ग्रेविटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द अर्थ सेंट्रीपिटल spread by the gravity. Means that gravity is concerned, so it would become g is equal to v²/r, where v is the orbital velocity. This is orbital velocity.
where v is the orbital velocity and r is the radius of the earth, and for the radius of the earth it इसकी value है 6400 किलोमीटर. Remember this. It's बहुत conceptual है, little value, मतलब कि basic सी चीज़ है, लेकिन मैं भी डिफाइंड आपसे पूछी जा सकती है और खास पॉइंट पे आपको भूल भी सकती है ये. सो g इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. सो v इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. हमारे पास जो रिलेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट g ओवर h means that we going to have the value of r. So it would become ultimately v is equal to 7.9 meter per second. Now this is the important point. ये जो आपके पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आपके पास किलोमीटर पर सेकंड वैल्यू आई है, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. मिनिमम वेलोसिटी है नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट. ये आपके पास मिनिमम वेलोसिटी है कि आप उस सैटेलाइट को, किसी भी सैटेलाइट को आप अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करवा सकते हैं, ऑर्बिट करवा सकते हैं. ये मिनिमम आपके पास वेलोसिटी है और इसका एक प्रॉपर नाम है जिसको इसको डिफाइन किया जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से. So it is critical velocity. The minimum amount of velocity necessary to put a satellite into the orbit and it is simply called as critical velocity. So time period of the satellite, if we have to calculate the value of the time period, so in minutes it would become t is equal to 84 minutes. और अगर आप सेकंड में चाह रहे हैं तो सिंपली इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके यू वुड हैव द वैल्यू अल्टीमेटली जो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी. सो t इज इक्वल टू 84 मिनट द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, जो आपके पास टाइम पीरियड आएगा एक सैटेलाइट का. सो एक इम्पोर्टेंट रिलेशन जो लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि a जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के साथ. मतलब कि इट मीन्स डेट अगर आपका रेडियस बढ़ता जा रहा है तो अल्टीमेटली आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है. इफ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज एंड इफ इट गोइंग टू बी डिक्रीज, सो अल्टीमेटली इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज. हायर द सैटेलाइट, जितना सैटेलाइट हायर होगा द स्लोअर विल बी रिक्वायर्ड स्पीड, एंड जितनी उसकी स्पीड जो होगी स्लोअर हो जाएगी, एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. और वो उतना ही टाइम लेगा आप अपनी एक जो रोटेशन है कंप्लीट करने के लिए अर्थ के गिर्द. सो higher the satellite, the slower will the required speed and longer it will take to complete one revolution around the earth. Okay. Closing orbital satellites orbit the earth at a height of about, closest जो हैं जो आपके करीब तकरीबन है वो 400 किलोमीटर की रेंज तक है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद 24 satellites from the global positioning system. जो आपके पास GPS जो सिस्टम है, GPS जिसको आप कह रहे हैं, very known system, global positioning system. तो इसके पास आपके पास 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं. इन द जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, द 24 सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग. सो द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज डन विद इट. Next topic is real and apparent weight. Real and apparent weight. So real and apparent weight. इसके केसेस आपके यहाँ पे डिफाइन है कि अगर आपके पास कोई एक आपके पास एक मैस है, वो अगर आप लिफ्ट में, आपकी यहाँ पे एग्जांपल जो बुक में कंसर्न दी हुई है लिफ्ट के साथ अगर ली हुई है कि लिफ्ट में अगर मूव कर रहा होगा तो उसके साथ किस तरह डील आउट होगा. सो आपके पास यहाँ पे 4 केसेस हैं. सबसे पहले केस 1. केस 1 में कहता है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जो आपकी लिफ्ट है वो रेस्ट में होगी और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही होगी. सो अल्टीमेटली आपका जो ए है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और आपके पास लास्ट में जो आएगा वो आपका जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो इक्वल वेट के लिहाज से प्रोड्यूस हो रही होगी. सो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू. दिस स्केल शोज रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये आपका जो शो करेगा इस स्केल पे जो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी. केस 1 में आपके पास क्या था, क्या एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. If the object
is at rest or it moving with a uniform velocity, so tension T is equal to W. This will going to be represent your actual weight, means that real weight. Now the next one case is case 2. When the lift is moving upward with acceleration है, अगर यही आपका जो mass है ये आपका upward move कर और lift जो है आपकी upward move कर रही हो, तो इसमें क्या होगा आपके पास जो net force आएगी, so it would be equal to T minus W. अल्टीमेटली जो आपके पास इसमें रिलेशन बन जाएगा टेंशन का, वो आपके पास रिलेशन आ जाएगा M is equal to G plus A. It means that the acceleration जो होगा वो इसमें add up हो जाएगा. The object will then weight more than its real weight by an amount of MA. वो MA की अमाउंट से ज्यादा उसमें मतलब कि उसमें ज्यादा चेंज आएगा. So इसका जो केस 2 में जो इतना सा आपका फर्क आ रहा है कि रियल वेट से प्लस उसमें जो वैल्यू हो रही है वो MA, ये उसके बीच में फर्क आ रहा है. अब आपसे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि इफ द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, मतलब कि केस 2 के कंसर्न से आपसे पूछा जाए और आपने वहां पे वैल्यू देगी, आपसे वहां से पूछा जाए कि मैस की वैल्यू आप अल्टीमेटली कैलकुलेट करें, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. उसमें किस फैक्टर का इजाफा हो रहा है, MA फैक्टर का इजाफा हो रहा है. इट मींस दैट एंड अदर काइंड ऑफ फोर्स इज एप्लीकेबल बिकॉज F इज इक्वल टू MA. वी न्यू दैट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो MA का फैक्टर उसमें एक इंक्रीज हो रहा है. नाउ द अदर केस इज केस नंबर 3. So case number 3 क्या, when the lift is moving downward, जब वो आपकी लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, तब आपके पास क्या होगा, F नेट फोर्स जो आपके पास आएगी वो आएगी W माइनस टी के इक्वल. लास्ट में जो आपके पास फ्रेज आएगा वो आएगा T इज इक्वल टू W माइनस MA. इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पे अब आपके पास जो वेट आएगा वो आपके पास किस अमाउंट से लेस कर जाएगा, MA अमाउंट से लेस कर जाएगा. ये केस 2 का बिल्कुल इंटायरली ऑपोजिट है कि उसमें एक फैक्टर MA का ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें माइनस MA फैक्टर जो है इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें जो है सब्ट्रैक्शन हो रही है MA फैक्टर. नाउ द लास्ट केस इज केस नंबर 4 व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी. केस नंबर 4, फ्री मूवमेंट अंडर ग्रेविटी इज कंसर्न्ड. अगर वो फ्रीली मूव कर रहा होगा ग्रेविटी के लिहाज से, सो फ्रॉम इक्वेशन आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. लास्ट में जो आपके पास आएगा T इज इक्वल टू mg माइनस MA एंड अल्टीमेटली A वुड बिकम G एंड सो इट्स वैल्यू विल बी बिकम T इज इक्वल टू 0. सो द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी शोन बाय द स्केल टू बी 0. जो अपेरेंट वेट उसका शो हो रहा होगा वो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसकी वो 0 कंसर्न करेगी. Okay, this is done with the case 4 cases. The case 1 when the lift is at rest or moving with uniform velocity. The case 2 when the lift is moving upward with acceleration A. When the case 3 when the lift is moving downward with acceleration A. And the fourth one is when the lift is freely falling under the gravity. Now the next topic is weightlessness in the satellite and gravity free system. This means that इस टॉपिक में जो ये थियोरेटिकल टॉपिक है इसमें सिर्फ इतना आपको डिफाइन किया गया है कि अगर आप सैटेलाइट्स में मतलब कि आप जब स्पेस में चले जाते हैं वहां पे आपके पास फ्री आपके पास जो एक्टिविटीज हैं वेटलेसनेस आपके पास आ जाती है. वहां पे ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, वहां पे ऐसा जहाँ पे ग्रेविटी इंप्लिक्ट नहीं कर रही होती, तो आप फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वहां पे. तो दस नो फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट फेलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वहां पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं वहां पे सर्वाइव कर रहा होता. ऑफ द स्पेसक्राफ्ट ऑफ सैटेलाइट सच सिस्टम जिसके बीच में आपकी कोई भी वो आपके ग्रेविटी इंप्लिक्ट ना कर रही हो उसको आप ग्रेविटी फ्री सिस्टम कहते हो. और इसी चीज को जहाँ पे आपका वेट इंप्लिक्ट ना हो रहा हो आपको सिंपली इसको वेटलेसनेस की एक्टिविटी कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो वी आर डन विद वेटलेसनेस where there is no weight is applied and the free gravity system we concerned about it. Now the next topic is orbital velocity. Orbital velocity. The Earth and some other planets revolve around the Sun nearly circular paths.
द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च बाय मैन आल्सो अडॉप्ट नियरली सर्कुलर कोर्सेज, जो कि आपके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं ये भी तकरीबन आपके नियरली सर्कुलर कोर्सेज में मूव कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। इस तरह की जो मोशन आपके साथ कंसर्न कर रही होगी आपके पास ऑर्बिटल मोशन होगी। अब लास्ट में जो यहाँ पे इसने अर्थ के लिहाज से यहाँ पे जो डील आउट किया है कि यहाँ पे सैटेलाइट्स अगर जब मूव आउट कर रहे हैं सैटेलाइट्स एंड दिस इज योर अर्थ, तो लास्ट में जो आपके पास एक रिलेशन आएगा जो कि आप इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन है, सो इट वुड बिकम v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो it is v is equal to gm over r. This shows that the mass of the satellite is unimportant to describing the satellite's orbit. कह रहे mass of satellite, जो satellite का mass है, remember this, ये satellite का mass नहीं है, ये mass of earth आपके साथ deal out करेगा, capital M it is. So this shows that the mass of the satellite is unimportant. mass जो है आपके पास satellite का, ये बड़ा important point है आपके पास। mass of m means satellite is not important, आपके पास वो important नहीं है। Thus any satellite orbiting at any distance r from the earth's center must have the orbital speed given by the equation which is given as v is equal to under gm over r. So any speed less than this will bring the satellite trembling back to the earth. इससे अगर कोई आपकी स्पीड कम होगी तो वो ट्रम्बलिंग बैक टू द अर्थ पे दोबारा मूव आउट करने की काबिल नहीं रहेगी। सो इट वुड बिकम नेक्स्ट टॉपिक, इसी के साथ आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म हुआ और आपका नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सॉरी द ग्रेविटी विच वी डील आउट आर्टिफिशियली, जो कि हमने खुद से क्रिएट कर लिया है उस ग्रेविटी को। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस सैटेलाइट्स, वो जो जैसे आपको वेटलेसनेस के टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया है कि आपको ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, देयर विल बी नो फोर्स दैट विल फोर्स एनी बॉडी टू एनी साइड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। इफ दिस सैटेलाइट इज टू स्टे इन द ऑर्बिट, अगर उसे ऑर्बिट में वो वहां पे रहना ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, काफी देर, दिस वेटलेसनेस मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एस्ट्रोनॉट प्रेजेंट इन दैट स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन स्पेसक्राफ्ट्स में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए। सो वी क्रिएटेड अनदर थिंग आर्टिफिशियल ग्रेविटी, जो कि वहां पे उनके लिए आसानी पैदा कर सके। टू ओवरकम दिस डिफिकल्ट एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन द स्पेसक्राफ्ट। This could enable the crew of the spaceship to function in the almost normal manner. तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है कि वो अपने उसी स्पेक्ट्रम में काम करें जिससे वो यहाँ पे डील आउट कर रहे होते हैं। सो इसके आपके पास यहाँ पे सिंपली वैल्यू को पुट करके आपके पास हियर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपकी फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही होगी उसको मूव करने के लिए। यहाँ पे जो आपके पास एक रिलेशन निकला है उसका F, दिस वुड बिकम्स 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, F is equal to 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर आर। व्हेन द स्पेसशिप रोटेट्स विद दिस फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास है स्मॉल f, this is going to be a frequency. When the spaceship rotates with this frequency, artificial gravity like Earth is provided to inhabitants of the spaceship. जब आपकी जो भी वो आप सैटेलाइट को मूव करवाएंगे इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो मूव आउट कर रही होगी, तो जो आपके इनहेबिटेंट्स होंगे उसके अंदर स्पेस क्राफ्ट्स के, उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी इस तरह जनरेट हो जाएगी कि उस तरह वो नॉर्मल मैनर में जैसे वो अर्थ में अपने जैसे वहां पे काम कर रहे होंगे वैसे ही फ्रीली सिस्टम में वो वेटलेसनेस सिस्टम में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेशन की वजह से उनके लिए काम करना इजी हो जाता है। So it is over with the topic. Now the next topic is geostationary orbits. Geostationary orbits. So what is geostationary orbits? The simple word geo means earth and stationary means, अगर उर्दू में अगर आप इसका मतलब करें तो साकिन। So इसी से ही आपकी डेफिनेशन डिफाइंड हो जाएगी। द सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि सिंक्रोनाइज्ड हो आपके अर्थ की मोशन के लिहाज से। दिस वुड बी कॉल्ड योर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन विद द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। सो
अगर इसके पास आप इस टॉपिक में छोटा से, इसमें ज्यादा डिफाइंड नहीं है, छोटी सी बात की गई है. सच ए सैटेलाइट इज वेरी यूजफुल फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, वेदर ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड अदर मिलिट्री यूजेस. सो ये एप्लीकेशंस भी इसकी डिफाइंड यहाँ पे कर दी गई हैं कि नेविगेशनल पर्पसेस के लिए, वेदर डिफाइंड पर्पसेस के लिए, नेविगेशनल पर्पसेस के लिए ये वाली जो आप इसकी एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की. अगर रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टॉपिक है नीचे, अगर उसका रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का निकाला जो है वो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले फ्रेज से, v इज इक्वल टू gm/r. और नेक्स्ट लास्ट में अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी, दिस वुड बिकम r इज इक्वल टू 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर. सो इट वुड बिकम 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, विच इज द ऑर्बिटल रेडियस. ये आपके पास जो वैल्यू है, ये आपके पास ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू है. Orbital radius, which is the orbital radius made from the center of the earth. The height of such satellite above equator is 36,000 kilometer. above kilometer इसकी जो हाइट, above equator सॉरी, इसकी जो हाइट होती है, वो हाइट जो आपके पास आ रही है वो है 36,000 किलोमीटर. वेरी ह्यूज वैल्यू, 36,000 किलोमीटर. और रेडियस जो आपके पास उसकी वैल्यू आई है वो है 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर. सो दिस इज डन विद द टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. द सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस. कम्युनिकेशन satellite. A satellite communication system can be set up by placing several geostationary satellites in orbit over different points. On the surface it would have the angle of 120. आपके पास ये जो एंगल कवर अप कर रहे होंगे, ये 120 का कवर अप कर रहे होंगे. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे. माइक्रोवेव्स आर यूज्ड बिकॉज दे ट्रेवल इन नैरो बीम इन द स्ट्रेट लाइन एंड पास इजिली थ्रू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. एक आपके पास ये पॉइंट है. इसके बाद आपके पास जो देयर आर ओवर 200 अर्थ स्टेशन विच ट्रांसमिट सिग्नल्स. आपके पास अर्थ स्टेशन जो हैं वो 200 अर्थ स्टेशन हैं इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए. 200 अर्थ स्टेशन विच ट्रांसमिट द सिग्नल्स. उसके बाद आपके पास यहाँ पे द लार्जेस्ट सैटेलाइट सिस्टम इज मैनेज्ड बाय द 126 कंट्रीज. जो लार्जेस्ट नेविगेशनल सिस्टम है, कम्युनिकेशनल सिस्टम है, वो 126 कंट्रीज उसे मैनेज करती हैं. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है इंटेलसेट. एंड इंटेलसेट 6 सैटेलाइट इज शोन इन द फिगर, जो आपके फिगर में यहाँ फिगर में शो भी की गई है. उसके बाद इट ऑपरेट्स एन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी ऑफ 4, 6, 11, 14 गीगाहर्ट्ज. ये किस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करता है? 4, 6, 11 एंड 14 हर्ट्ज. गीगाहर्ट्ज, रिमेंबर दिस, गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे, इस फ्रिक्वेंसी पे ये डील आउट करता है. एंड हैज कैपेसिटी ऑफ 30,000 टू-वे टेलीफोन सर्किट्स प्लस 3 टीवी चैनल्स. सो 3 टीवी चैनल इस पे ऑपरेट होते हैं. द ग्रेटेस्ट नेविगेशनल सिस्टम इज इंटेलसेट, जिसको 126 कंट्रीज ऑपरेट कर रही हैं. फ्रिक्वेंसी इसकी 4, 6, 11 और 14 गीगाहर्ट्ज है. 3 टीवी चैनल्स को ऑपरेट करता है और 330,000 टू-वे कॉल्स को ऑपरेट करता है. ये इसमें कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स बन सकते हैं जो आपके जो कंसेप्चुअल नहीं, रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ न्यूटन एंड आइंस्टाइन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन और आइंस्टाइन का व्यू ग्रेविटी के लिहाज से, ग्रेविटी पे किस तरह इम्प्लिक्ट करती है. यहाँ पे इन्होंने जो सिंपली डिफाइन किया है, इस डायग्राम को डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग का स्ट्रेस्ड आपके पास रबर हो, उसमें अगर आप कोई पत्थर वगैरह या उसमें रख दें तो वो जिस तरह इम्प्लिक्ट करता है उस पर वैल्यूज इम्प्लिक्ट हो रही होती हैं. इस तरह उन्होंने ग्रेविटेशन को डिफाइन किया. इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है जो कि आपसे पूछे जा सकते हो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आइंस्टाइन इन्फर्ड दैट इफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर प्रिसाइजली इक्विवेलेंट, अगर इक्विवेलेंट तो ग्रेविटी मस्ट बेंड लाइट. तो ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करेगी. सो ग्रेविटी वुड बेंड लाइट, ग्रेविटी बेंड लाइट करेगी जब आपके पास आइंस्टाइन इफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन, आपके पास ग्रेविटी और एक्सेलरेशन अगर आपके पास इक्वल हो. Einstein theory, the deflection of the light is predicted by exact twice as great as according Newton's theory. तो twice इस पे इम्प्लिकेशन हुई
means that Einstein's theory that deflection of light is predicted to be exact twice as great as it according to the Newton's theory. So 1919 में आइंस्टाइन predicted the theory and Einstein theory was hailed to a scientific triumph. इसे एक बहुत बड़ी फतह के तौर पर तस्वुर किया जाने लगा. So this is done with your chapter. एक साथ ही आपका चैप्टर खत्म हुआ है. ये जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कंसर्न आउट करवाए हैं, इससे जो आपकी तैयारी लिटिल बिट, जो कि इसमें आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको इस पूरा सिलेबस जो है इसको हिट करता है, इससे आपकी तैयारी ऐसा 40 to 45% होगी. लेकिन इस तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे MCQs गिवन है. हर टॉपिक के बाद उसके MCQs, मतलब कि 2-3 टॉपिक्स के बाद उसके MCQs होंगे. आप उसको सोल्व आउट करें. जितने आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है. प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उसी नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं. तो इस तरह आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इन टॉपिक्स के लिहाज से, और आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि MCQs वहाँ पे आपसे एंटी टेस्ट में किस तरह पूछे जा सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.